हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवर फॉक्समेट का पार्ट 9 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब विंग और लैंज़ैन दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी विंग के रूम के डोर पर नॉक होती है और जिसके बाद बाहर से वांग ली उन्हें आवाज़ देते हुए कहती है, विंग, क्या तुम आज बिना दूध पिए ही सो जाओगे? अब इसके बाद अपनी ग्रैंडमा की आवाज़ सुनकर विंग लैंज़ैन को किस करना बंद करता है। इसके बाद उसकी नज़र लैंज़ैन की तरफ जाती है, जो कि ऑलरेडी उसकी तरफ देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद लैंज़ैन विंग के कपड़े और उसके बालों को ठीक करता है और वो तुरंत रूम की खिड़की से बाहर चला जाता है। लैंज़ैन के रूम से बाहर चले जाने के बाद विंग बेड से उठता है। उसके कान लाल थे। इसके बाद विंग दरवाजे के पास जाता है और डोर को खोलता है। हालांकि उसने डोर तो खोल दिया था, लेकिन वो अभी भी डोर के पीछे ही था। वो वांग ली के सामने नहीं आया था, क्योंकि अगर वांग ली ने उसे इस हालत में देखा तो उन्हें ज़रूर ही विंग पर शक हो जाएगा, क्योंकि विंग ने अभी तक अपने मेट के बारे में अपनी ग्रैंडमा को नहीं बताया था। इसके बाद विंग अपने स्वेटर की आस्तीन को ठीक करता है और अपना हाथ बाहर निकाल कर अपनी ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा, मैंने जस्ट अभी बात लिया है, आप मुझे दूध वाला ग्लास दे सकती हैं। दूसरी तरफ जब वांग ली विंग का सिर्फ हाथ देखती हैं तो वो विंग से आगे सवाल नहीं करती हैं। इसके बाद वो विंग को उसका दूध का ग्लास दे देती हैं, जिसके बाद विंग वो ग्लास पकड़ता है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद विंग अंदर से ही अपनी ग्रैंडमा को हैप्पीली थैंक यू कहता है। इसके बाद ग्लास वाले दूध को टेबल पर रख कर विंग तुरंत भागते हुए अपनी खिड़की के पास जाता है और वो लैंज़ैन को बाय कहते हुए अपना हाथ हिलाता है। दूसरी तरफ लैंज़ैन, जो कि अभी तक गया नहीं था, वो जैसे ही विंग को देखता है वो मुस्कुराता है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। लैंज़ैन के वहाँ से चले जाने के बाद विंग अब आखिरकार अपनी खिड़की बंद कर देता है और वो बेड पर आ जाता है। जब विंग का ध्यान बेड की ख़राब हालत पर गया तो विंग के गाल लाल हो जाते हैं, क्योंकि उसने और लैंज़ैन ने मिलकर बेड की चादरों को बिल्कुल ख़राब कर दिया था। अब हम सीन शिफ्ट करके एक घर में देखते हैं। ये घर बहुत ज़्यादा छोटा सा था और वुडन का बना हुआ था। इस घर में अभी वांग जिशुआन, लैन वांगजी और झाओ लिंग मौजूद थे। शायद वो तीनों ही अपने किसी काम में मशगूल हैं। झाओ लिंग, जो कि अभी आग के सामने बैठी है, उसकी आंखें बंद है और वो कुछ मंत्र बड़बड़ा रही है। दूसरी तरफ वांग जिशुआन, जो कि अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई है, उसके हाथ में एक बुक है और लैन वांगजी वांग जिशुआन के बगल में ही खड़ा है। और वो दोनों विचेस मिलकर ये क्रिया इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो दोनों ही मिलकर हेल से किसी आत्मा को बुलाना चाहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं लैन वांगजी वांग जिशुआन से पूछता है, जिशुआन, क्या तुम्हें यकीन है कि इससे तुम्हारी पैरालाइज बॉडी ठीक हो जाएगी? उसे जवाब देते हुए वांग जिशुआन कहती है, हाँ, इस बार मैं जो करूँगी वो मेरे लिए मददगार हो सकता है। मैंने अपनी पैरालाइज बॉडी को ठीक करने की बहुत सारी तरकीबें आजमाई हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और मेरी बॉडी को वापस पहले जैसे नॉर्मल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे 9 टेल फॉक्स का ब्लड ही चाहिए और वही मुझे ठीक कर सकता है। उसकी बात सुनकर लैन वांगजी कहता है, लेकिन 9 टेल फॉक्स बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं और अगर कोई 9 टेल फॉक्स आसपास है भी तो वो अपनी पहचान छिपाने में माहिर होते हैं और किसी को भी ये पता नहीं लगने देते हैं कि वो 9 टेल फॉक्स हैं। मेरे हिसाब से अब इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 7 टेल फॉक्स की स्पिरिट ही मौजूद है, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो स्पिरिट कहाँ हो सकती है। शायद वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है। इतना बोलकर वांग जी वहीं पास के ही एक चेयर पर बैठ जाता है। वांग जिशुआन, जो कि उसकी बात सुन रही थी, इसके बाद वांग जिशुआन अपनी बुक की ओर देखती है, फिर वो पन्ना पलटती है। दूसरी तरफ झाओ लिंग, जो कि अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उसने अभी भी मंत्र बड़बड़ाने बंद नहीं किए थे। इसके बाद झाओ लिंग अपने जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में एक ब्लड से भरा कटोरा था और उसकी आइज़ लगभग लाल थी, लेकिन अगले ही पल उस जलती हुई आग से एक काली आत्मा बाहर निकलती है और उसने झाओ लिंग के हाथों में जो ब्लड का कटोरा था उसमें से ब्लड एक्सेप्ट किया और उसे पी लिया। दूसरी तरफ लैन वांगजी, जो कि उस स्पिरिट को देखकर मुस्कुराता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद लैन वांगजी फिर से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है
कि ये काम करेगा? उसे जवाब देते हुए वांग जिशुआन कहती है, हाँ, हम कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, बस हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं झाओ लिंग अपने कदम पीछे कर लेती है। अब उसकी आंखें नॉर्मल हो गई थी। अब वांग जी और वांग जिशुआन दोनों ही एक साथ उस काली आत्मा के पास आते हैं। इसके बाद वांग जिशुआन बोलना स्टार्ट करती है। वो उस आत्मा को ऑर्डर देते हुए कहती है, तुम्हें एक 9 टेल फॉक्स ढूंढना होगा। यही मेरा ऑर्डर है और यही तुम्हारा काम है। इसके बाद ही मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में रहने की परमिशन दूंगी, और अगर तुम मेरा काम पूरा कर देते हो तो इस दुनिया में कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तुम इस दुनिया में आज़ादी से घूम सकते हो, लेकिन बदले में मुझे 9 टेल फॉक्स की स्पिरिट चाहिए। दूसरी तरफ वो काली आत्मा चुपचाप वांग जिशुआन का ऑर्डर सुनती है, और जैसे ही वांग जिशुआन बोलना बंद करती है, वो स्पिरिट तुरंत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वांग जिशुआन किसी को कोसते हुए कहती है, उस ब्लडी विच ने मुझे श्राप दिया था, उसकी वजह से मेरा ऐसा हाल हुआ है। लेकिन वांग जी, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ते और हमेशा मेरे हर काम में मेरा साथ देते हो। उसकी बात सुनकर लैन वांग जी वांग जिशुआन के सामने अपनी घुटनों के बल बैठ जाता है, और वांग जिशुआन अपना हाथ आगे बढ़ाकर वांग जी के गालों को रब करती है, और वांग जी मुस्कुराता है। इसके बाद वांग जी वांग जिशुआन से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर वांग जिशुआन वांग जी से कहती है, मुझे किस करो। वांग जिशुआन की बात सुनकर लैन वांग जी कहता है, नहीं, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन वांग जिशुआन वांग जी पर जोर देते हुए कहती है, तुमने मुझे कभी नहीं किस किया है, तुम कम से कम एक बार कोशिश तो कर ही सकते हो। उसकी बात सुनकर लैन वांग जी वांग जिशुआन से पूछता है, ठीक है, लेकिन श्राप के बारे में क्या? वांग जी की बात सुनकर वांग जिशुआन कहती है, क्या तुम बहाना बना रहे हो? उसकी बात पर वांग जी अब आगे कुछ नहीं कहता है। वो कहता है, लेकिन लिंग यहाँ है। वांग जी की बात सुनकर वांग जिशुआन झाओ लिंग को घूर कर देखती है, और झाओ लिंग तुरंत उस घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद वांग जिशुआन लैन वांग जी का कॉलर पकड़ती है और उसे अपने पास खींच लेती है। अब लैन वांग जी वांग जिशुआन के लिप्स के बहुत ज़्यादा करीब था, लेकिन इससे पहले कि वो वांग जिशुआन को किस कर पाता, अचानक ही वांग जिशुआन को एक बहुत ही तेज़ का धक्का लगा, और वो अपने व्हीलचेयर के साथ दीवार से जाकर टकरा गई और तुरंत ज़मीन पर गिर गई। वांग जी, जो कि उसे देखकर घबरा जाता है, और वो दौड़ते हुए वांग जिशुआन के पास जाता है। इसके बाद वो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। दूसरी तरफ झाओ लिंग, जो कि घर के अंदर शोर सुनकर वो भी तुरंत भागते हुए अंदर आई, तो उसने देखा कि वांग जिशुआन की हालत बुरी है, और इसके बाद वांग जी और झाओ लिंग दोनों मिलकर वांग जिशुआन को इलाज के लिए ले जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी अपने मन ही मन सोचता है, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रोड पर शाम हो चुकी थी, और वो काली आत्मा रोड पर इधर उधर घूम रही थी। वो 9 टेल फॉक्स के स्पिरिट की तलाश में थी। वो स्पिरिट हर एक घर में चेक कर रही थी, शायद उसे कहीं ना कहीं वो स्पिरिट मिल सकती है। और वो स्पिरिट उसी मोहल्ले में थी जहाँ पर विंग के ग्रैंडमा और ग्रैंडपा का घर है, और जहाँ विंग फ़िलहाल रह रहा है। वो काली आत्मा अभी अपना काम करने में बिजी ही थी कि तभी हम देखते हैं कोई आदमी छुपकर उस आत्मा पर नज़र रख रहा था, और उस आत्मा को बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वो पर्सन अपनी तलवार निकालता है। ये कोई और नहीं बल्कि सोंगलैन था। इसके बाद सोंगलैन एक छत से दूसरी छत पर कूदकर उस काली आत्मा को फॉलो करने लगता है, और जब काली आत्मा उसे देखने की कगार पर होती है तो वो दीवार के पीछे छिप जाता। लेकिन अब तक उस काली आत्मा को ये महसूस हो चुका था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और वो खतरे के करीब है, और वो भी अब सोंगलैन से दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक सोंगलैन उसके सामने आ जाता है और अपनी तलवार से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। सोंगलैन के पास जो तलवार थी वो एक स्पिरिचुअल तलवार थी, और इसीलिए इससे वो काली आत्मा घायल भी हो जाती है। वो कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि वो तलवार काली आत्मा की ऊर्जा सोख रही थी। इससे पहले कि सोंगलैन उस आत्मा को पकड़ पाता, वो आत्मा मेन बाज़ार की ओर भागने लगती है, जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, और वो सड़क पर पहुँच जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। इसके बाद वो काली आत्मा एक खंबे के पीछे छुपकर एक इंसान का रूप धारण करती है,
और उन्हीं इंसानों में घुल मिल जाती है जो कि सड़क पर ऑलरेडी चल रहे थे। दूसरी ओर सॉन्ग लैन भी उस आत्मा को फॉलो करते हुए अब बाजार तक पहुंच गया था। जब उसे बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है तो सॉन्ग लैन सोचता है वो मुझसे दूर नहीं जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी ही इंजर्ड है, और इस भीड़ को देखते हुए ये पॉसिबल लग रहा है कि वो यहीं कहीं हो सकता है। सॉन्ग लैन अभी खड़े होकर सभी इंसानों की तरफ ध्यान से देख ही रहा था कि तभी अचानक वो काली आत्मा सॉन्ग लैन को पुश करती है, जिसकी वजह से सॉन्ग लैन रोड पर गिर जाता है। और तभी हाई स्पीड में एक ट्रक सॉन्ग लैन को कुचलने ही वाला था कि सॉन्ग लैन तुरंत रोड पर इस तरह रोल करता है कि वो फुटपाथ पर आ जाता है और ट्रक के नीचे आने से बच जाता है। अब तक भीड़ में मौजूद सभी लोग सॉन्ग लैन की तरफ देख रहे थे क्योंकि अभी एक हादसा होने वाला था और वो सॉन्ग लैन के लिए वरीड थे। सॉन्ग लैन जो कि अभी भी उस स्प्रिट के बारे में नहीं भूला था, वो तुरंत अपनी जगह पर खड़ा होता है, अपने कपड़े झाड़ता है और इधर उधर देखता है तो उसे वो काली स्प्रिट कहीं भी दिखाई नहीं देती है। जब सॉन्ग लैन को लगता है कि वो काली स्प्रिट उनके हाथ से निकल गई है तो सॉन्ग लैन अपनी मुट्ठी बींच लेता है और वो विस्पर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पार्क में विंग एंड लैंसैन दोनों एक दूसरे के साथ पार्क में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। लैंस सिजुई उनके साथ नहीं आया था क्योंकि वो अपने मॉम एंड डैड के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता था। हम देखते हैं लैंसैन ने विंग का एक हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से विंग आइसक्रीम खा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं लैंसैन विंग से कहता है, विंग तुम बीमार पड़ जाओगे, इतनी ठंड में आइसक्रीम मत खाओ। उसे जवाब देते हुए विंग कहता है, लैंसैन मुझे खाने दो, 2 महीने हो गए हैं जब से मैंने आइसक्रीम नहीं खाई है। जब से मैं गुसू आया हूँ तब से मैंने आइसक्रीम को हाथ तक नहीं लगाया है। आज मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने आइसक्रीम खरीदी। बात करते हुए विंग पाउड बना रहा था। जब लैंसैन की नज़र विंग के चेहरे पर पड़ती है तो जैसे उसका दिल बाहर आने वाला होता है क्योंकि इस टाइम विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इसके बाद लैंसैन विंग से कहता है, ठीक है लेकिन सिर्फ एक ही, एक से ज़्यादा नहीं। उसे जवाब देते हुए विंग कहता है, इसके बाद वो फिर से अपनी आइसक्रीम खाने में बिज़ी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लैंसैन विंग से कहता है, विंग तुम अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ रहते हो लेकिन तुमने कभी अपने मॉम एंड डैड के बारे में मुझे नहीं बताया। मैं शादी के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ। इतना बोलते हुए लैंसैन विंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं विंग ब्लश करते हुए लैंसैन से कहता है, लैंसैन ये इतना आसान नहीं है, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ और मैं अपनी फैमिली का एक लौता लड़का हूँ। सबसे पहले तो मुझे अपने मॉम एंड डैड को मनाना होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे मॉम एंड डैड को अपने रिश्ते के बारे में बताने से डर लग रहा है। मैं उन्हें फ़ोन पर अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकता, मुझे उनसे मिलना होगा। मैंने सोच लिया है कि मैं किसी दिन मॉम एंड डैड को गुस्सो इनवाइट करूँगा, फिर मैं तुम्हें भी इनवाइट करूँगा। इसके बाद हम दोनों साथ मिलकर मॉम एंड डैड को हमारे रिलेशन के बारे में बता सकते हैं और तुम भी ये बता सकते हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। उसकी बात सुनकर लैंसैन मुस्कुराता है और वो विंग के गालों को रब करता है। विंग लैंसैन के ठंडे हाथों को महसूस करता है। इसके बाद विंग लैंसैन से कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। लैंसैन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी। इतना बोलकर वो अपना हाथ विंग के गालों से हटा लेता है। दूसरी तरफ विंग जो कि लैंसैन के अचानक हाथ हटा लेने से बुरा महसूस कर रहा था, वो लैंसैन से कहता है, लेकिन लैंसैन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी तुम मुझे छूते हो। इतना बोलकर विंग लैंसैन का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद लैंसैन विंग के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और वो अपने लिप से विंग के लिप्स को कनेक्ट कर लेता है। विंग को किस करते हुए लैंसैन को विंग के मुंह से आइसक्रीम का टेस्ट भी मिल रहा था। थोड़ी देर तक विंग को किस करने के बाद जब आखिरकार लैंसैन विंग से अलग हुआ तो लैंसैन ने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और शादी के बाद मुझे तुमसे किस के अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा जिसका मैं हकदार हूँ। उसकी बात सुनकर विंग ब्लश करने लगता है और वो लैंसैन के चेस्ट पर हल्के से मारता है। विंग लैंसैन से पूछते हुए कहता है, लैंसैन क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे पिछले जन्म में मैं कैसा था? मैंने इस बारे में बहुत सोचा लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ।
उसे जवाब देते हुए लैन कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हारा और मेरा पास्ट बहुत ज़्यादा दर्दनाक है और मैं तुम्हें फिर से ये बता रहा हूँ कि वांग जिशुआन से दूर रहना वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। उसे जवाब देते हुए विंग कहता है, मुझे पता है, जब मैं ट्यूशन के लिए मेंशन में था तो वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी और उसने मुझसे बहुत ही रूडली बात की, जैसे मैं उसका प्यार उससे छीन रही हूँ। उसकी बात सुनकर लैन जैन विंग से कहता है, वो मेरे भाई को मैनिपुलेट कर रही है और मुझे नहीं पता कि वांग जी ये बात कब समझेगा। उसकी बात पर विंग कहता है, कोई बात नहीं लैन जैन, और जैसा कि तुम जानते हो बहुत से लोग मेट वाले बंधन की परवाह नहीं करते हैं, वो दूसरे लोगों से शादी कर लेते हैं और उनके साथ ही रहना प्रेफर करते हैं। और यही मेरा फेथ है कि मेरे दो मेट्स हैं, लेकिन उनमें से एक मुझसे प्यार करता है और दूसरा नहीं। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मैं तुमसे मिला, वरना अगर इस लाइफ में मैं तुमसे नहीं मिलता तो मेरे फैमिली वाले फ्यूचर में मेरी शादी किसी लड़की से करवा देते। विंग की बातें सुनकर लैन जैन को जेलसी महसूस होती है और वो विंग का हाथ कसकर पकड़ लेता है। इसके बाद लैन जैन अपने कोल्ड चेहरे के साथ विंग की ओर देखते हुए कहता है, विंग, तुम सिर्फ मेरे हो और आगे से ऐसी बात दोबारा कभी मत करना। उसकी बात सुनकर विंग काँप उठा और उसने लैन जैन की डीप आइज में देखा। अब लैन जैन कहता है, चलो हम चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। उसकी बात पर विंग मुस्कुराया और उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। इसके बाद विंग लैन जैन को टीज करते हुए कहता है, मेरा मेट कभी कभी एक जेलस लवर की तरह बिहेव करता है। ओह गॉड, ये बहुत ज़्यादा हॉट है और ये मेरा प्यारा लवर 500 सालों से भी ज़्यादा टाइम से मेरे आने का इंतज़ार कर रहा है, जो कि एक वैम्पायर है। ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। विंग की टीजिंग सुनकर लैन जैन मुस्कुराता है। इसके बाद वो विंग के साथ वांग हाउस के लिए निकल जाता है। अब हम मार्केट में देखते हैं, वो काली आत्मा अभी भी बाजार में एक इंसान का रूप धारण करके घूम रही थी और वो नाइन टेल फॉक्स को उसके स्मेल से खोजने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उस आत्मा ने बहुत सारे नए चेहरे देखे और उसने उन लोगों की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कोई नहीं लगा। नाइन टेल फॉक्स के तलाश में वह ऐसे ही दूसरे शहर तक चला गया था। रास्ते में सॉन्गलैंड फिर से अब उसके सामने खड़ा था। अपने सामने सॉन्गलैंड को खड़ा देखकर वो स्पिरिट इस बार अपनी पावर दिखाती है और वो सॉन्गलैंड पर हमला करती है। सॉन्गलैंड जो कि खुद का बचाव करता है और वो पलटवार करने की कोशिश करता है। अभी वो आत्मा और सॉन्गलैंड दोनों एक दूसरे पर हमला करने में बिजी थे, लेकिन तभी अचानक कोई पर्सन वहाँ पर आता है और उस आत्मा को एक छोटी सी बॉल जैसी चीज़ में कैद कर लेता है। यह आदमी सॉन्गलैंड का साथी है और वो अभी तक यहाँ पर छुप कर खड़ा हुआ था और सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं सॉन्गलैंड दौड़कर उस आदमी के पास चला जाता है और उसके हाथ में उस बॉल को देखता है जिसमें आत्मा कैद थी। इसके बाद सॉन्गलैंड अपने सामने खड़े आदमी से कहता है, शाओ शिनचैन, हमने ये कर दिखाया। शाओ शिनचैन ने उसकी ओर देखकर स्माइल की। इसके बाद उसने उस बॉल को अपने कपड़ों के अंदर रख लिया। इसके बाद हम देखते हैं शाओ शिनचैन सॉन्गलैंड से कहता है, गुस्सू को बुरी आत्माओं से बचाना हमारा कर्तव्य है और ये कोई पहली बार नहीं है जो हम किसी बुरी स्पिरिट को पकड़ रहे हैं। सॉन्गलैंड उससे कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद शाओ शिनचैन सॉन्गलैंड से कहता है, लेकिन अभी हमारे मास्टर यहाँ पर नहीं है, वो कुछ महीनों बाद आएंगे, तब तक हमें इस बुरी आत्मा को छुपा कर रखना होगा। उसकी बात सुनकर सॉन्गलैंड कहता है, क्या? लेकिन मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला? उसे जवाब देते हुए शाओ शिनचैन कहता है, भाई, तुम हमेशा देर से आते हो, अब चलो घर चलते हैं, मम्मी और पापा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात पर सॉन्गलैंड ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद वो दोनों ही अपने घर के लिए निकल पड़े। तो गाइस, हम जान लेते हैं, इनका नाम सॉन्गलैंड है और ये 28 साल के हैं। ये काम क्या करते हैं, तो ये बुरी आत्माओं को पकड़ते हैं जो भी गुस्सू के अंदर मौजूद होती हैं। सॉन्गलैंड के पास कोई भी रेड थ्रेड नहीं है और वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन सॉन्गलैंड तलवारबाजी में माहिर है और सॉन्गलैंड ने बचपन से ही बुरी आत्माओं को कंट्रोल करना और उन्हें ख़त्म करना सीखा है। ये है शाओ शिनचैन और ये 26 साल के हैं और ये सॉन्गलैंड का भाई है, रियल ब्रदर नहीं, ये सॉन्गलैंड का कज़न ब्रदर है और सॉन्गलैंड के साथ ही उसी के घर में रहता है। ये भी सॉन्गलैंड के साथ उसी की तरह काम करता है। इसका काम भी बुरी आत्माओं को पकड़ना है और उन्हें बंद करना है,
शाओ शिनचैन भी लड़ाई में अच्छा है और उसे भी स्पिरिट को कंट्रोल करना आता है। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं 4 महीने बीत चुके थे। 4 महीने में कुछ भी ज़्यादा नहीं बदला था। विंग और लैनज़ेन अभी भी अपने रिलेशनशिप में थे और विंग ने अभी तक अपने मॉम एंड डैड को इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। दूसरी तरफ वांग जेशुआन और लैन वांग जी दोनों मिलकर उस आत्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसे उन्होंने हेल से बुलाया था, लेकिन उन्हें उस आत्मा का कोई सुराग नहीं मिला। अब हम वांग हाउस का सीन देखते हैं। वांग हाउस के सामने एक कार खड़ी थी और उस कार से 3 लोग निकलते हैं। 2 आदमी थे और एक लेडी थी। इसके बाद वो लोग वांग हाउस के डोर पर नॉक करते हैं। वांग ली डोर को खोलती है। इसके बाद वो उन तीनों लोगों को देखते हुए कहती है, हाँ, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? वांग ली अपने सामने इन तीनों लोग को देखकर हैरान थी क्योंकि ये लोग अमीर लग रहे थे। उन तीनों में से सबसे यंग जो था वो वांग ली के पास आया और उसने मुस्कुराते हुए वांग ली से कहा, ग्रैंडमा, मैं वी वुशियान का दोस्त हूँ और मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि वी वुशियान अभी घर पर है? वांग ली अपने सामने खड़े हैंडसम यंग मैन को देखती है। इसके बाद वो उसे सवाल करते हुए कहती है, क्या तुम सच में विंग के दोस्त हो? उसे जवाब देते हुए वो लड़का कहता है, हाँ, और ये मेरे मॉम एंड डैड हैं। दरअसल हम गुसू में छुट्टी मनाने के लिए आए थे और इसी दौरान मुझे ये भी पता चला कि वी फुजियान यहीं पर अपनी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के साथ रह रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना घर जाने से पहले मैं उससे मिलता जाऊं। उसकी बात सुनकर वांग ली लड़के के पीछे खड़े 2 लोगों को देखती है। इसके बाद वांग ली उस हैंडसम यंग मैन से कहती है, लेकिन विंग तो अभी घर पर नहीं है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में है। वांग ली की बात सुनकर वो लड़का कहता है, ओह, क्लाउड रिसर्च यूनिवर्सिटी में? उसने मुझे बताया था। मुझे लगा कि वो अभी घर पर होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे विंग के बारे में बताने के लिए। उसकी बात सुनकर वांग ली कहती है, ओह, कोई बात नहीं। इतना बोलकर वांग ली घर के अंदर चली जाती है और वो डोर को अंदर से बंद कर लेती है। वांग ली को किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं होता है, इसीलिए उसने किसी को भी अपने घर के अंदर नहीं बुलाया। वांग ली को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग के स्कूल के दिनों में उसके इतने अमीर दोस्त थे। इसके बाद हम देखते हैं बाहर वो यंग मैन अपने मॉम एंड डैड की ओर मुड़ता है। इसके बाद वो लड़का अपने मॉम एंड डैड से कहता है, मॉम, डैड, चलो हम उससे मिलते हैं। इतने सालों में हमने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया। उसकी बात सुनकर उस लड़के की माँ गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, ये सब मेरी पागल सौतेली बहन की गलती है। जब हमें विंग मिल जाएगा तो मैं उसे सबक सिखाना नहीं भूलूंगी। उसकी बात सुनकर उसके पास खड़ा आदमी कहता है, हनी, चलो अब चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो यंग मैन कार की ड्राइविंग सीट पर चला जाता है और उसकी माँ भी उसके पास वाली सीट पर चली जाती है। इसके बाद उस यंग मैन का फादर पास में ही खड़ी दूसरी कार की तरफ जाता है और उसका डोर खोलता है। उस कार के अंदर वांग सीसी और नाइल वांग बंधे हुए थे। उनके मुंह पर टेप लगाया हुआ था और उनके हाथों को रस्सियों से बांधा हुआ था। उन्हें इस हालत में देखकर वो आदमी मुस्कुराता है। इसके बाद वो आदमी कहता है, आखिरकार, बस कुछ और देर, इसके बाद हम उसे ढूंढ लेंगे। उस आदमी की बात सुनकर वांग सीसी ना में अपना सिर हिलाती है। नाइल वांग भी कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं वो आदमी दरवाज़ा बंद कर देता है और वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ दूसरी कार में जाकर बैठ जाता है। इधर हम देखते हैं वांग सीसी और नाइल वांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इसके बाद वांग सीसी नाइल वांग के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और मेरा आप लोगों से एक सवाल है, प्लीज़ गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप लोगों को शाओ शिनचैन, मेंग याओनी, मिंगजू और बाकी जो साइड कैरेक्टर हैं उनकी भी लव स्टोरी डिटेल में चाहिए या नहीं। साथ में मैं जियांग चैंग को भी इंक्लूड कर लेती हूँ क्योंकि वो भी साइड कैरेक्टर ही है। अगर आप लोग हाँ कहते हो तो मैं स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी और अगर आप लोग ना कहते हो तो मैं साइड कैरेक्टर की लव स्टोरीज़ को बस थोड़ा बहुत या फिर थोड़ा कम करके बताऊँगी और उनकी स्टोरीज़ को ज़्यादा नहीं खींचूँगी। तो आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना। फिर मिलते हैं इस एफएफ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।